फ्रेंड्स, मैं विजय सर अचीवर्स इंस्टीट्यूट घोसी के यूट्यूब चैनल अचीवर्स ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। शुभ संध्या। आज जैसा कि सी-टेट पर्यावरण अध्ययन व शिक्षण के बारे में आज चर्चा होगी। आपको पहले ही बता दें कि सी-टेट ओनली फॉर सी-टेट होगा, इसमें यूपी टेट का कोई मिश्रण नहीं होगा। आपको एक चीज समझा दें कि पढ़ाते सभी लोग हैं, कॉमन हो जाता है, लेकिन सी-टेट का जो पैटर्न है वो बहुत ही अलग है और विशेष करके इसका पर्यावरण का जो चैप्टर है या पर्यावरण के जो भी टॉपिक हैं वो यूपी टेट से बिल्कुल ही अलग और हट करके हैं। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेसिस होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको आज समझाएंगे, केवल आज आपको समझाएंगे कि ईवीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ईवीएस का जो सिलेबस है, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है स्पेशली सी-टेट का, वो किस प्रकार का है, कैसे है, किस बिंदुओं पर आपको लेकर के उनका अध्ययन करना है या चर्चा करना है या उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। कुल मिलाकर के सी-टेट का जो प्रश्न होता है वो जैसे कि ईवीएस में 30 प्रश्न हमेशा 5 पोर्शन से आते हैं, उसी तरीके से पर्यावरण शिक्षण व अध्ययन दोनों एक साथ का है। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। उसमें क्या पढ़ना होता है, आज इन्हीं बिंदुओं पे टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो एक एक बिंदु पे आपको लेकर के चलेंगे कि सी-टेट के पर्यावरण में क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात, पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण है क्या, पर्यावरण कहते किसे हैं, थोड़ा सा आउटलाइन लेकर के चल रहा हूं कि पर्यावरण के संदर्भ में जब बात करते हैं तो ये दो रूपों में निकल करके आता है। हिंदी में क्या निकल करके आता है और अंग्रेजी में क्या निकल करके आता है। तो हिंदी में जो निकल करके आता है ये दो शब्दों का योग है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है कोई घेरा या घिरा हुआ या घिरना। घिरना से तात्पर्य जिससे हम घिरे हुए हों या जिसने हमको घेर रखा हो। यहाँ पे अर्थात लोग बताते हैं यहाँ पे कि मनुष्य के चारों ओर घिरा हुआ, लेकिन क्या संभव है केवल मनुष्य के चारों ओर घिरा हुआ पर्यावरण कहलाएगा? हमारा तो मानना यह है कि किसी भी जीव को, अगर हम ऑटोमेटिक किसी भी जीव के आवरण को हम ले लेते हैं तो सीधे सीधे पर्यावरण के तरफ इंगित होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि किसी भी जीव को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, लोग बताते हैं कि मनुष्य के चारों ओर घिरा हुआ। क्या अगर पौधे के चारों ओर अगर कोई बस्ती है या कोई तालाब है तो क्या वो पर्यावरण का अंग नहीं है? तो इस प्रकार से न कह करके हम ये कहते हैं कि किसी भी जीव के चारों ओर का घिरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो जैविक हो या अजैविक हो, दोनों रूपों में है और वो घिरा हुआ है और किसी भी जीव के तरफ घिरा हुआ है या किसी भी जीव के चारों ओर का आवरण है, तो वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से अंग्रेजी में चलते हैं। तो अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है कि किस भाषा के से हुई है। तो ये फ्रेंच भाषा के इन्वायरर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पास पड़ोस। अक्सर करके पूछता है इन्वायरर का शाब्दिक अर्थ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पास पड़ोस। तो आपको इसमें भी बता दें कि जो कहते हैं लोग कि आस पास से घिरा हुआ आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो वही यहाँ पे है कि पास पड़ोस अर्थात जैविक और अजैविक दोनों तत्वों से घिरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में चले, सराउंडिंग। अंग्रेजी में सराउंडिंग जिसका अर्थ ही होता है घेरना, घिरा हुआ या घिरना। किसी भी तत्व के चारों ओर से घिरा हुआ या जो तत्व हमको घेर रखा है उसी का नाम पर्यावरण कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के अर्थात जीव के घिरे हुए आवरण को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। कुल मिलाकर के माना जाए तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर मनुष्य को छोड़कर, थोड़ा सा अचंभव लगेगा आपको, क्यों मनुष्य को छोड़ने की बात मैं कर रहा हूं, तो अभी आपके सामने वो निष्कर्ष निकल करके आएगा कि कुल मिलाकर पृथ्वी पर मनुष्य को छोड़कर सभी तत्व पर्यावरण है। मनुष्य को छोड़ना लाजमी है क्योंकि
पर्यावरण का अध्ययन करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्या है, स्वयं मनुष्य ही है। इसलिए मेरा तात्पर्य यहाँ थोड़ा सा मनुष्य को छोड़ना था। हालांकि मनुष्य भी पर्यावरण का अंग है क्योंकि वो जीव है, तो निश्चित रूप से, लेकिन किसी भी पर्यावरण या पर्यावरण अध्ययन के विषय की जानकारी या किसी भी शास्त्र की जानकारी के बारे में उसका अध्ययन करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन है, मनुष्य है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि मनुष्य को छोड़ करके सारे तत्व जो है वो क्या है, पर्यावरण का अंग है। आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपको एनसीएफ 2005 के तहत सबसे पहली बात, ये हम केवल ये जो सिलेबस आपको दे रहे हैं वो केवल सी टेट के पैटर्न पे है, अन्य यूपी टेट के पैटर्न पे नहीं है। ये सी टेट का सिलेबस है, केवल सी टेट ही आपको इसमें मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं है। हालांकि तैयारी करेंगे तो ये आपके नॉलेज का है, सुपर टेट में काम देगा, लेकिन आपको बता दे रहे स्पेशली ये दो जो मैंने ये फ्रेम खींचा है ये स्पेशली सी टेट का ही सिलेबस है। अभी इस एक फ्रेम में तीसरा फ्रेम जुड़ेगा जो इस वाले से तात्पर्य, शिक्षण से तात्पर्य, उसका अभी मैं खाका नहीं खींचा हूं क्योंकि जगह कम है, इस वजह से, ताकि आपको ये दिखाई दे, इसके लिए मैंने इतना किया है। तो सी टेट ईवीएस में सबसे पहली बात करेंगे कि एनसीएफ क्या है भाई। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का जो स्वरूप बना है, एनसीएफ 2005 के तहत, एनसीईआरटी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसमें एनसीईआरटी क्या पूछती है, आपके सामने मैंने ये परिदृश्य रख लिया है, आपके सामने ये जो भी चीजें हैं वो दिखाई देगी अभी, और उसका मैं खुला पेश करूंगा, एक एक चीज मैं आपको एक एक बिंदु पे चर्चा कर दूंगा। इसके बाद से आपको कभी भी सीटेट के सिलेबस में कोई भ्रम की स्थिति रह नहीं जाएगी। तो सबसे पहली बात करते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि एनसीएफ क्या है। तो एनसीईआरटी का ये एक स्वरूप है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे कहा जाता है, 2005 के इसका फुल फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत आपको जैसे कि पर्यावरण का अर्थ बताए हैं, तो अब पर्यावरण का घटक बताएंगे, वो भी सी टेट के अकॉर्डिंग। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बाय सी टेट क्या है, किसके द्वारा, ये सी टेट के द्वारा क्या है। तो दो घटक इसमें है पर्यावरण के भी, आपको हम पहले ही बताए हैं कि जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक से तात्पर्य केवल जीव का होगा, चाहे वो एनिमल्स होगा या आपका प्लांट्स होगा, दो चीजें। उसी एनिमल्स में आपके मनुष्य भी, ह्यूमन भी काउंट हो जाता है, और प्लांट्स तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और अजैविक में ऐसे कंपोनेंट्स लिए जाएंगे जिसमें जीव नहीं होगी। सीधा मतलब ये चीज याद रखिएगा, जैविक घटक का वो तात्पर्य होता है कि जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, और इसके द्वारा ये क्या नाम है, चल है, इनमें जीव है, अचल है, ये क्या है, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, यहां तक कि प्रजनन करने की क्षमता जब होती है, ये अपना विकास स्वयं कर सकते हैं, इसको कहा जाता है जैविक घटक। और जैविक घटक वह घटक होता है, इसका निर्माण तो प्रकृति के द्वारा हुआ है, ये संभव है, लेकिन इनमें वृद्धि का जो स्वरूप है वो चल नहीं है बल्कि स्थिर है, अचल है। इसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये अजैविक घटक कहलाते हैं। और इन दोनों के कारण जो सीधे सीधे स्वरूप बनता है कि तीसरे घटक का जन्म हो जाता है, जो मानवीय घटक या सांस्कृतिक घटक होता है उसी प्रदेश में। लेकिन वो यूपी टेट का पाठ्यक्रम, यहाँ पे सी टेट के अकॉर्डिंग केवल हम आपको जैविक घटक और अजैविक घटक के अंतर्गत सी टेट में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, जीव के अंतर्गत आपको 2 पॉइंट पे लेकर के चल रहा हूं। जंतु पे, तो यहां से लेकर के आपके यहां तक का जो खेका है वो केवल जंतु का है, ये भी है आपका, जगह न होने के कारण से ये चीजें क्लियर नहीं, तो ये जान जाइएगा कि ये जंतु वाला पूरा हिस्सा आपका, और इधर वनस्पति वाला है, यहां से लेकर के यहां तक। तो जंतु में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो जंतु में स्लॉथ, बाघ, शेर, हाथी, डॉल्फिन, केचुआ, सांप, स्नोलिपॉड, जॉइंट पांडा, बर्रे, दीमक, कछुआ, चींटी, मधुमक्खी, मकड़ी, छिपकली, गौरैया, बाज, गिद्ध, गिलहरी, मैना और कौवा। 2 वर्ष से सीटेट में अक्सर करके ये प्रश्न मैना या कौवा से रिलेटेड उठा दे रहा है।
तो इन जानवरों से तात्पर्य कहीं ना कहीं ये मनुष्य के व्यवहार से ये जुड़े हुए हैं, इनसे कहीं ना कहीं इनके परिवार में, आपके परिवार में इनसे सीख ली जाती। कहा जाता है प्रकृतिवाद, जो प्रकृति के द्वारा खुद शिक्षा ली जाती, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रकृति के जो बनाए तत्व हैं इनसे व्यक्ति शिक्षा लेता है, इसलिए इनको इस सिलेबस में शामिल किया गया है। इनका महत्व अलग अलग है, अलग अलग बिंदुओं पे आपके चर्चा करेंगे कि सलाद क्या होता है, बाघ क्या है, बाघ से प्रश्न क्या बनता है, बाघ की प्रजातियां क्या है, बाघ उद्यान क्या है, शेर क्या है, हाथी जो है उसके दांतों पे चर्चा, उसके आभूषणों पे चर्चा। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक का मैं आपको बता दूं कि ये जंतु के अंतर्गत बस आपको इतना पढ़ना, अगर इतना पढ़ लिए तो सीटेट आपका निश्चित रूप से क्वालिफाई होगा। आप पूरे सब्जेक्ट पे कमांड करते हैं, लेकिन ईबीएस अगर जिसने कमांड कर लिया, ईबीएस सब्जेक्ट को जिसने बना लिया, वो 110 के प्लस रहा। यही मेरा मानना है कि अगर आप जब भी सीटेट का एग्जाम दें तो हिंदी भी पढ़ें, बाल विकास भी पढ़ें, गणित भी पढ़ें, सारे लोग लगभग कंप्लीट कर जाते हैं। लेकिन ईबीएस एक ऐसा पोर्शन है, इसका पता ही नहीं चल पाता कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रम की स्थिति में डाल, मैं नेट पे भी देखता हूं तो सीटेट का जो सिलेबस है वो ओपन सिलेबस नहीं है। इसलिए मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं पहले सिलेबस पे चर्चा कर दूं, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर पता हो कि पढ़ना क्या है और पढ़ाना क्या है तो आधा काम से अधिक काम हो जाता है, शिक्षण बिंदु पूरा हो जाता है। एक प्रभावी शिक्षण का गुण होता है कि जब हमें पता हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है और पढ़ाना क्या है तो अपने आप विधि भी जन्म ले लेती है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, जो वनस्पति है जिसे हम कहते हैं, वनस्पति के अंतर्गत प्लांट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्लांट्स के अंतर्गत सीटेट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या क्या, तो लाइकेन, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी, पीपल, यूकेलिप्टस, घटपर्णी, बबूल, जट्रोफा, तुलसी, नीम। हालांकि और भी आम वगैरह या सदाबहार, तो ऐसे वृक्षों का विविध रूप में विविध के साथ मैं और पढ़ा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनसे आप उठा करके पिछले सीटेट का पेपर देखेंगे तो निश्चित ये जो मैं आपको फ्रेम दिया हूं, ये जो रेखा खींचा इससे प्रश्न आए हुए हैं और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा इसी के बीच से ही वो प्रश्न फिर बन करके आएंगे। ये मेरा दावा है, विश्वास है और मेरा आत्मविश्वास भी है कि अगर आप इसे पढ़ ले रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका सीटेट क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, तो ये बात जैविक घटक की हुई है। दूसरे बिंदु पे चल रहे हैं, अजैविक घटक क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत दो कंपोनेंट शामिल होते हैं, एक सामाजिक परिवेश शामिल होता है, दूसरा भौतिक परिवेश शामिल होता है। ठीक है, सामाजिक परिवेश के अंतर्गत परिवार, मित्र, रिश्तेदार, ये तीन बिंदु आते हैं जिसको पढ़ना है आपको कि परिवार में क्या पढ़ना है। तो सपोज दैट परिवार में आपसे प्रश्न पूछ देता है एकल व संयुक्त परिवार की विशेषता, एकल व संयुक्त परिवार की विशेषता, एकल व संयुक्त परिवार के दोष, हानि जो है या उनसे लाभ क्या है, एकल परिवार का जो स्वरूप है वो कितनी संख्या होती है। तो इस सदपरिवार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पता चल जाएगा। मित्र की पहचान कैसी की जाए, मित्रता कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको बना देता है। रिश्तेदारों की पहचान कैसे होने चाहिए। एक प्रकार से यहाँ पे ऐसे रिश्तों और मित्रों की पहचान का जो कहीं ना कहीं आपके विपत्ति में भी सहायता, कैसे आप पहचान करेंगे, कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, इसलिए इस टॉपिक को सीटेट के सिलेबस में रखा गया है, परिवार, मित्र, रिश्तेदार। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा और जुड़ा, ब्लड रिलेशन यानी कि सगी संबंधी, उसी से रिलेटेड है लेकिन कुछ दूर के रिश्ते होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रिश्तेदार। तो पास सगी संबंधी से मतलब खून से अगला पीढ़ी में हस्तांतरित रिश्तेदार के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार का जो स्वरूप है परिवार, परिवार के बाद मित्र, रिश्तेदार और उसके साथ जो इनके पास से जो खून का रिलेशन है वो किस तरीके से, चाहे दूर का हो पास का, यानी रिश्तों की समझ कैसे, इसलिए इस टॉपिक पे ही खत्म हो जाएगा, रिश्तेदार में ही आपको सारी चीजें। तो ये तीन बिंदु है सामाजिक परिवेश से, वो आपको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक परिवेश की, भोजन व पोषण। सबसे पहली बात कि भोजन का रूप कैसा होना चाहिए, सुपाच्य भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन के प्रकार कैसे होते हैं, मीठे व्यंजन यानी विशेष प्रकार, बहुत सारे इस भोजन में आपको देखने से बहुत छोटा लग रहा है लेकिन भोजन
जैसे कि आपके गुजरात में किस प्रकार का भोजन मिलता है, इडली और वड़ा कहाँ की प्रसिद्ध है, इस तरीके से जो भी सारी चीजें हैं उस भोजन में, जैसे कि गरिष्ठ भोजन कौन है, सुपाच्य भोजन कौन है, बहुत सारे टाइप्स हैं। इसको जब भोजन आपको पढ़ाएंगे और साथ साथ पोषण, एक संतुलित आहार की मात्रा एक बच्चे के लिए, गर्भवती महिला के लिए, एक वृद्ध के लिए, ये सारे तमाम बातों पे आपको चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जल। जल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जल से बहुत सारे प्रकार के जल के प्रकार, जल का जो स्वरूप है, जल के स्रोत, फिर आपसे पूछ देता है जल का जो क्या नाम है, प्रदूषित है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के लिए जो चलाए गए नियम या विधि हैं, जो कानून है वो क्या क्या है, प्रदूषण रोकने, प्रदूषण नियंत्रित कानून क्या कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको चलेंगे। फिर लेके चलते हैं आवास। आवास के प्रकार, ठीक सभी आपको, जिस तरह भारत विविधताओं का देश है, भारत में विविध प्रकार के स्वरूप यानी प्राकृतिक विविधता भी है, सामाजिक विविधता भी है, तो यहाँ के आवासों की भी विविधता निश्चित रूप से लाजमी है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों की अलग आवासीय विविधता होगी, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अलग होगी, और जंगली क्षेत्रों की अलग या पर्वतीय क्षेत्रों की अलग। तो इस प्रकार से आवासीय, जैसे अभी आजकल ज्यादातर प्रश्न पूछा रहा है असम से, अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से, तो वहां के जनजातियों का जो आवास है, बांस का बना है, किस तरीके का है, सारी चीजों पर आपको चर्चा किया जाएगा। मिट्टी के घर कैसे होते हैं, कंक्रीट के घर कैसे, इन सारे आवासों पे चर्चा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन की। परिवहन के रूप में जो परंपरागत परिवहन से लेकर के आधुनिक परिवहन तक, इस पे चर्चा किया जाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य व रोग की। स्वास्थ्य व रोग की, आपका स्वास्थ्य कैसा हो और स्वास्थ्य से संबंधित अर्थात रोग, रोग के कारण कौन से हैं और रोग के रोकथाम के उपाय भी कौन कौन से हैं उनको, जैसे कि मान लीजिए आपके आंख से संबंधित रोग किस कमी के कारण से होते हैं, हड्डी से संबंधित रोग किस कारण से होते हैं, तो ये सारे पॉइंट पे आपको चर्चा किया जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं यात्रा की। क्यों यात्रा इसमें जोड़ा है, अभी इसके पीछे एक कहानी में बनाऊंगा, वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। जब यात्रा का जो बात करेंगे, या परिवहन अलग, परिवहन के स्रोत अलग है, परिवहन के प्रकार अलग हैं, उसी तरीके से यात्रा है, यात्रा मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है। और इसी के संदर्भ में जो एक पॉइंट, इसी यात्रा से आपके बहुत सारे पॉइंट और जुड़ेंगे, सांस्कृतिक विरासत जिसे कहते हैं वो, या आपके त्योहार, पर्व जो भी हैं वो अलग विविध में आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, इस यात्रा से आप अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग की संस्कृति को देखते हैं, अलग अलग के संस्कृतियों के प्रकार को, वेशभूषा को, रहन सहन को, उनके लोक नृत्य को। अब इस यात्रा से आपके बहुत सारे टॉपिक जुड़ने वाले हैं। लोक नृत्य जुड़ेगा, लोक जो वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जुड़ेंगे, नौटंकी हो गई, या आपका विरह हो गया, चैती हो गया, यानी कि जितने प्रकार के लोक नृत्य है, लोक संगीत, जो भी आपके वाद्य यंत्र हैं, वो सब विविध में इसी के अंतर्गत इस यात्रा से चला आएगा। वहां का त्योहार कौन सा है, वहां के त्योहारों में लोग कौन से, वहां के त्योहारों के संदर्भ में कौन सा नृत्य किया जाता है, इस तरीके की सारी बातें इस यात्रा के अकॉर्डिंग आपको किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब यात्रा करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे वस्तुएं देखने को मिलती हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि ये वस्तुएं बनी किससे हैं, तो इस टॉपिक का नाम है वस्तुओं तथा वस्तुओं का निर्माण कैसे। पहली चीज तो वस्तुएं किस प्रकार, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, लकड़ी का बना हो, शीशा का बना हो, तांबा का बना हो, तो यहाँ पे आपको खनिज से रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट मिल जाएगा। और जो भी इसके आउट भी होंगे, चाहे आपके उद्योग से जुड़ जाएंगे, जैसे छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे धीरे धीरे पॉइंट जुड़ता हुआ आपको थोड़ा सा व्यवसाय के तरफ इंगित कर देंगे। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन, क्योंकि पर्यावरण आप पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण के संदर्भ में जब बात होती है, तो पर्यावरण बचाने के लिए जब बात की जाती है, तो बहुत सारे आपदा प्रबंधन की बात होती है। उस आपके वनारोपण वाली बात हो गई, वृक्षारोपण की बात हो गई, फिर से आपके जल प्रदूषण से नियंत्रित बात हो गई, वायु प्रदूषण से नियंत्रित बात हो गई, या ग्रीन रेगुलेशन से, हरित क्रांति से बात हो गई, या आपको विविध प्रकार की जो भी प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, या आपके फिर जिनेवा है, फिर से रियो डी जेनेरियो, जितने भी पृथ्वी सम्मेलन है, जितने भी सम्मेलन या आप डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये सारे पॉइंट, ओजोन क्षरण क्या है, ये सारे पॉइंट इसी के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। और निश्चित रूप से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इससे प्रश्न बनता है। अब आपको कहानी बताने चल रहा हूं कि इन टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी है।
तो कभी कभी सबसे पहली बात करते हैं परिवार से। परिवार क्या है? जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो लोगों को पहचानना शुरू करता है, और तब तक नहीं पहचान पाता जब तक कि उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पे परिवार जुड़ा है। सामाजिक परिवेश तो जिसका एक विस्तृत रूप है, लेकिन एक बच्चे का जो लालन पालन या स्वरूप है वो परिवार, उसकी मां से शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन है? तो उसकी परिवार है, और बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? तो उसकी मां होती है। तो वो अपने लोगों को पहचानने लगता है, अपने रिश्तों को पहचानने लगता है, कौन उसका एनिमी है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसके संपर्की। तो ये सारी बातों पे मैं चलता हूं। फिर उसके बाद वो रिश्तेदार, ये सारी चीजों कर लेने के पश्चात जब उसे भूख लगती है तो भोजन के तरफ चलता है। किसके तरफ चलता है? भोजन के तरफ। तो यहाँ पे उस बालक को भोजन की पहचान होती है। जब भोजन होता है तो वो पानी अर्थात जल के तरफ चलता है, जल का उपयोग करना सीखता है, और जो इसके पहले ही उसे आवास के बारे में कराया जाता है, और इस तरीके से बालक को आवास का भी पता हो जाता है। फिर उसको आने जाने का जरिया खोजना होता है, इसलिए वो परिवहन के तरफ उन्मुख। एक बालक की कहानी है, देखिए इस सीटेट के सिलेबस में हूबहू जोड़ा हुआ है परिवहन। अब परिवहन के बाद जब उसके स्वास्थ्य इन भोजनों के कारण से, प्रदूषित जल के कारण से, या किसी भी गलत आवास के कारण से उसके स्वास्थ्य व रोग संबंधी के बारे में उसको जानकारी दी जाती है। और फिर वो जब सारी चीजों से निपुण हो जाता है तो अब वो क्या करता है कि यात्रा पे जाता है। जब रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया तो यहाँ शिक्षा का जो स्वरूप है वो भी चल रहा है। अब व्यक्ति क्या करता है? मनोरंजन का साधन ढूंढता है। तो अब वो निकलता है, तो मनोरंजन के साधन के रूप में यात्रा भी परंपरागत एक क्या है? दृष्टिकोण है। यात्रा से भी लोग पहले मनोरंजन करते थे। इसलिए जितने भी आज भी जो भी प्रोफेशनल आपके कोर्सेज हैं, चाहे एमए हो गए, बीएड हो गए, या इस प्रकार से और भी जो भी सारे कोर्सेज हैं, उसमें टूरिज्म का बहुत ही इफेक्ट है, बहुत ही प्रभाव आजकल ज्यादा है, क्योंकि वो सीधे सीधे कनेक्ट करता है पर्यावरण से। इसलिए यात्रा का बहुत ही विशेष योगदान है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शैक्षिक भ्रमण हो जाता है। तो यात्रा जब करने वो मनोरंजन के दृष्टिकोण से चलता है तो बहुत सारी चीजों को वो देखता है, और इस पूरी दुनिया के तरफ उसका क्या होता है? दृश्य उसके सामने नजर आता है, और उस दृश्य का अवलोकन कर, पूर्वावलोकन कर, वो अपने ज्ञान को केंद्रित कर, ज्ञान को वृद्धि में, ज्ञान को विकसित करता है। और साथ साथ वो ये भी देखता है कि इस पर्यावरण को कौन सा तत्व क्षति पहुंचा रहा है। उस तत्व को अगर रोका जाए या उसके विकास में बाधक बना जाए तो निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन का कार्य संपूर्ण हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या पढ़ना है। सीटेट में बस इतना पढ़ना है, और एक टॉपिक और रह गया है शिक्षण से रिलेटेड, बस थोड़ा सा है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं, जिससे कि आपका कल से जो वीडियो दिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो जो भी जाएगा इस टॉपिक रिलेटेड होगा। फिर सिलेबस पे कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे चलेंगे। और आपके सामने सिलेबस है, आपको वीडियो मिले या ना मिले, अगर कहीं से भी ये टॉपिक लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि हम ही से पढ़ें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सामने मैंने सिलेबस रख दिया है, अब आप खुद पारंगत हैं, चाहेंगे तो आप सिलेबस को निकाल करके पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं विशेष रूप से इस जो टॉपिक है इन पे मैं वीडियो दूंगा, इसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आगे आपको शिक्षण वाला बताते हैं। ठीक है, अंतिम बिंदु की तरफ चल रहे हैं, आपको पर्यावरणीय शिक्षण के तरफ, जो कि इससे 15 क्वेश्चन के लगभग निश्चित रूप से पूछा जा रहा है आजकल। 30 क्वेश्चन के अंतर्गत आपके 15 क्वेश्चन इससे शिक्षण से, और 15 क्वेश्चन आपके पर्यावरण के संदर्भ में जो भी सारे टॉपिक आपको समझाया हूं उधर एनिमल्स और प्लांट्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं शिक्षण में क्या पढ़ने की जरूरत है, जिससे तो पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, क्या जरूरत पड़ी पर्यावरणीय अध्ययन की, तो उसके बारे में, उसके अर्थ, उसके शिक्षा से इसका क्या कनेक्शन है, इसके संदर्भ में पर्यावरणीय। दूसरा पॉइंट है पर्यावरणीय अध्ययन व पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, पर्यावरण शिक्षा का जन्म कैसे होता है, भारत में पर्यावरण शिक्षा का विकास कैसे होता है, थोड़ा सा इस बिंदु के साथ
हम आएंगे पर्यावरणीय शिक्षा का जो विकास है भारत में किस प्रकार से है, उसकी विधियां क्या क्या है, पर्यावरण शिक्षा के लिए जो चलाए जाए कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको अध्ययन। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत की। जितने भी अधिगम से रिलेटेड सिद्धांत हैं, जो सीखने व सिखाने से संबंधित सिद्धांत है, थोड़ा थोड़ा बिंदु वो भी पर्यावरण के साथ जोड़ करके, और जब हम लोग शिक्षण पढ़ेंगे तो ज्यादातर प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षण जब तक बिना प्रैक्टिस के साथ नहीं पढ़ा जाए तब तक कंफर्म नहीं हो पाता। इसलिए क्वेश्चन भी होगा और आपका कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी, आपके कॉन्सेप्चुअल लाइनर भी होंगे। इस वजह से उसके टॉपिक पैराग्राफ से निकाल करके शिक्षण के बारे में प्रश्न का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरणीय शिक्षण की विधियां, मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल पेडागोजी की बात होती है कि पर्यावरणीय शिक्षण की किस प्रकार से विधियां हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की गतिविधियां। यहाँ विधियां हैं, यहाँ गतिविधियां हैं। गतिविधियां से मतलब यह है कि पर्यावरण शिक्षण में आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे भ्रमण है, टूरिज्म हो गया, बागवानी हो गया, पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं हो गई, और समय समय के अंतर